नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन अकबर के शासनकाल से संबंधित है। देखिए, अकबर का टाइम पीरियड पहले तो आपको 1556 से 1605 तक, ठीक है, ये अकबर का टाइम पीरियड हो गया। अब नासिरी, फैजी, तुलसीदास, उतबी, ये चारों ही अकबर के टाइम के ही हैं। नासिरी और उतबी ये दोनों पर्शियन पोइट हैं, पर्शियन हैं, ठीक है। और फैजी अबुल फजल के भाई हो गए। और तुलसीदास का जो टाइम पीरियड है वो है 1532 से 1623 तक, ठीक है। तो इस पीरियड में ही ये भी आ जाएंगे, ये भी अकबर कालीन माने जाएंगे। तो चारों ही आंसर हैं, डी आंसर हो जाएगा। महाराज विजय का विषय निम्न में से किस गुफाओं में दिखाया गया है। देखिए, अजंता की गुफाओं में, एलोरा में, बराबर में या एलिफेंटा केव में। तो ये है क्या महाराज विजय में? महाराज विजय में बेसिकली क्या है कि बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण की जो प्रोसेस है वो उसमें पेंटिंग में डिपिक्ट किया गया है, और ये आपको मिलेगा अजंता की गुफाओं में। आंसर ए। औरंगजेब के काल से संबंधित कुछ कथन है। देखिए, निम्न मंदिरों के सामान्य विनाश को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान शाही आदेशों के तहत देखा गया था। मतलब जो डिस्ट्रक्शंस हुए थे टेम्पल्स के, वो इंपीरियल ऑर्डर्स के थ्रू हुए थे औरंगजेब के टाइम पे। सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, उनके समय में जजिया के पुनरुत्थान के लिए हिंदुओं में आक्रोश था, तो उन्होंने क्या जजिया को रिवाइवल किया था हिंदुओं के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से रिसेंटमेंट देखने को मिला था। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सतनामियों में से शामिल हैं। तो सतनामी जो रिवोल्ट हुआ था उसमें निम्न जाति के लोग शामिल थे, किसान थे, कारीगर थे, है ना, ये सभी लोग इसमें सतनामियों में शामिल थे। तो आंसर डी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, चारवाक सांख्य स्कूल के संस्थापक थे, तो ये गलत है, क्योंकि चारवाक का तो अपना एक अलग फिलॉसफी है, चारवाक स्कूल्स अलग है। और सांख्य के संस्थापक अगर कहेंगे तो वो है कपिल, ठीक है, कपिल मुनि। इसके अलावा सांख्य दर्शन ने सांख्य और योग के मूल सिद्धांतों को संयुक्त किया, कंबाइन किया इन्होंने बेसिक डॉक्ट्रिन्स को सांख्य के और योग के। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि सांख्य में क्या है कि थ्योरेटिकल वर्जन है, ठीक है, थ्योरीज हैं फिलॉसफी की, और उसका जो एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो आपको योग में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में उपनिषद पर आधारित दर्शन शास्त्र के 2 विद्यालय हैं। सही स्टेटमेंट है। वेदांत दर्शन है जो वो यथार्थवादी है, मतलब ये वेदांत के लिए रियलिज्म बोल रहा है, और सांख्य के लिए आदर्शवाद, मतलब सांख्य आइडियलिज्म। तो ये देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। तो वेदांत है जो वो आइडियलिज्म पर आधारित है, और जो सांख्य है वो आपका रियलिस्टिक फिलॉसफी पर आधारित है, ठीक है। तो ये दूसरा गलत, पहला सही। आंसर ए। अशोक शिलालेख के प्रमुख रॉक संस्करण निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखिए, कांधार, मेजर वाले पूछ रहे हैं यहाँ पर ना, प्रमुख मेजर रॉक वाले पूछ रहे हैं। इधर देख लीजिए इंग्लिश साइड में, मेजर रॉक एडिक्स, ठीक है, माइनर वाले नहीं पूछ रहे हैं। अब आपको इनमें से बताना है कौन से मेजर है कौन से माइनर है। तो देखिए, कांधार आपका मेजर है और गिरनार आपका मेजर है। सांची है जो, ये माइनर रॉक एडिक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि ये माइनर है तो पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 3, ठीक। अगला देखिए, कथक के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको विचार करना है। देखिए, यह हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत के लिए शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, 2 फॉर्म्स जो होती हैं, एक होती है हिंदुस्तानी फॉर्म, दूसरी होती है कर्नाटिक फॉर्म क्लासिकल डांस की, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में
जो हिंदुस्तानी फॉर्म है उसका इकलौता क्लासिकल डांस है जिसका नाम है कथक। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इसे मुगल दरबार में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट है जो ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं था, अनुमति थी वहाँ पर, उन्होंने एम्ब्रेस किया था इसको कि कथक जो है वो मुगल दरबार में होता था। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें बताना था, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से कथक के ऊपर ही क्वेश्चन है। कथक है जो वो संगीत, नृत्य और कथन का संयोजन है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, कथक की उत्पत्ति पारंपरिक रूप से प्राचीन उत्तरी भारत की यात्रा करने आए कवियों, जिन्हें क्या कहते थे, कथाकार, ठीक है, उनके रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट, दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1503 में सुलुव राजवंश द्वारा तुलुव वंश को दबा दिया गया था, मतलब सप्लांट कर दिया गया था। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है कि यहाँ पर तुलुव राजवंश द्वारा सुलुव राजवंश को दबाया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, राम राय के भाई तिरुमल ने अराविदु वंश की स्थापना की थी, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 2, बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प है जो 1906 के कलकत्ता सत्र में पारित हुआ था? तो स्वदेशी रेजोल्यूशन पास हुआ था, स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट भी हुआ था, और राष्ट्र शिक्षा नेशनल एजुकेशन भी हुआ था। इसके अलावा एक बॉयकॉट और था। ठीक है, 4 रेजोल्यूशन थे जो इसमें पास हुए थे। ठीक है, चारों के नाम याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, माउंटबेटन योजना के बारे में कुछ कथन है। माउंटबेटन फॉर्मूला भारत को विभाजित करने और उस समय में मतलब अधिकतम संभव एकता, मैक्सिमम यूनिटी जो थी वो बनाए रखने के लिए था, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, सत्ता हस्तांतरण की तारीख थी वो 14 अगस्त 1947 तय की गई थी। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि 15 अगस्त की गई थी। ठीक है, सत्य वाला पूछा है, आंसर इसका ओनली 1 ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से नेता है जो CR फॉर्मूला के खिलाफ थे? वीडी सावरकर बिल्कुल खिलाफ थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी खिलाफ थे, और श्रीनिवास शास्त्री, तीनों ही इसके खिलाफ थे। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, CR फॉर्मूला के अगेंस्ट थे ये तीनों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? देखिए, वीडी सावरकर हिंदू महासभा से हैं, मतलब ये लीडर्स लिखे हुए हैं और ये इनके ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वीडी सावरकर हिंदू महासभा से सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हिंदू महासभा से थे, ये भी सही है। श्रीनिवास शास्त्री हिंदू महासभा से नहीं थे, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, लिबरल फेडरेशन। ठीक है, NLF। ठीक है, नेशनल लिबरल फेडरेशन। और सी राजगोपालाचारी जो थे वो आपके INC से हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये दोनों नहीं, 1 और 2 ए आंसर। INA ट्रायल के बारे में कुछ कथन देख लीजिए। INA ट्रायल का आंदोलन प्रमुख शहरों बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली तक सीमित था, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो था INA वाला ये लिमिटेड नहीं था, ये पूरे भारत में मतलब काफ़ी तेज़ी से फैला था। ठीक है, और पूरे भारत से इसको सपोर्ट मिल रहा था, लिमिटेड इसमें लिखा हुआ है, तो इसलिए कुछ शहरों तक ही लिमिटेड नहीं था ये। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इन आंदोलनों के दौरान सांप्रदायिक झड़पों की पूर्ण अनुपस्थिति थी, ये स्टेटमेंट है जो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। कोई भी ऐसी कम्युनल क्लैश टाइप की घटना जो है वो रिपोर्ट में नहीं आई है। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, आंसर बी है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उनकी नदियों के साथ सही ढंग से मेल खाता है? देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राम गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। औरंग नेशनल पार्क है जो, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन जो जल्दापाड़ा है ये हुबली के किनारे नहीं है, ये आपका टोरसा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा आंसर ए। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुगोंग दुगोंग पाया जाता है? ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, या फिर अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीशी है, क्योंकि UPSC में 2 बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, अभी हाल ही में मतलब 2015 के बाद 15 में एक बार पूछी गई थी और एक बार 2017 में पूछी गई थी। ठीक है, तो 2 बार ये पूछी जा चुकी है, क्योंकि तो UPPCS के लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी है। इसको आप गूगल पे एक बार इसकी शक्ल देखिएगा। ठीक है, सी काऊ करके लिखा होगा, सी काऊ। ऐसे ये भी क्वेश्चन आता है कि सी काऊ है, किसी हॉर्स है, कि क्या है। ठीक है, तो आप एक बार इसकी शक्ल जरूर देख लीजिएगा। देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ,
अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो अगर इसकी बात करें तो ये तीनों में पाया जाएगा, आंसर डी हो जाता है इसका, ठीक है, मिलता है तीनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्पाइस है जो वो आपका वाइल्ड टेरेस्ट्रियल मैमल है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल मैमल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि ये पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल वेस्ट्रियल नहीं है, ये फुल्ली एक्वेटिक है, ठीक है, एक्वेटिक। और आपका दुगोंग है जो वो एक मीडियम साइज का समुद्री स्तनपाई यानी कि मैमल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थानांतरित खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हो रही है। ये एक तरह की कृषि पद्धति है जिसमें क्या है कि भूखंड को अस्थायी टेम्परेरी मतलब उगाया जाता है ना, और फिर बाद में उसको काट दिया जाता है, जला दिया जाता है। स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं इसको, स्लैश एंड बर्न, है ना। ये हम उगाते हैं, काटते हैं, जला देते हैं इस जगह को, और फिर शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह, दूसरे लैंड को फिर से उगाते हैं, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है, ट्राइबल्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स काफ़ी यूज़ करते हैं इसका। दूसरा देखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो मतलब इक्वेटोरियल रीजन होता है, इस ये इक्वेटोरियल वाला ये कम आबादी वाला क्षेत्र होता है, और आदिम लोग आमतौर पर शिकारी और संग्राहक होते हैं, ठीक है। जो जो प्रिमिटिव लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं यहाँ पर, वो हंटर्स और कलेक्टर्स होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट देखिए सही है, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जंगली जानवर का घर है। मतलब देखिए, ये यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, और यूपीपीएससी इसको जैसे जैसे कॉपी करता जा रहा है वैसे ही इस तरह के क्वेश्चंस की बहुलता बढ़ती जा रही है, जिसमें से लाइन टेल मकैक वो एक बार पूछ भी चुके हैं। देखिए, एक सींग वाला राइनो, वन हॉर्न राइनो, वैसे ही शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, काफी फेमस है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, और जलपाईगुड़ी वहीं पर है पास में, तो इसलिए वहां पर ये भी वहां पे भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भौंकने वाला हिरन, बार्किंग डॉग, ये भी मिलेगा। और लाइन टेल मकैक है जो, ये आपको पता होना चाहिए कि ये वेस्टर्न घाट वाले रीजन में मिलता है, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चीनी उद्योग भारत में कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट है भारत में, है ना, सेकंड लार्जेस्ट। तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, खांडसरी और गुड़ है जो, ये गन्ने से भी तैयार किए जाते हैं, ये सही स्टेटमेंट है, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे लगभग 3 गुना मजबूत है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की उत्पत्ति सबसे पहले अरेबियन सी में शाखा में होती है, जिससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वर्षा होती है। तो देखिए, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून का जो फर्स्ट ओरिजिनेशन, वो 2 ब्रांचेस हैं इसकी, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो, ये फर्स्ट है, ठीक है, और फिर यही है जो ये नॉर्थ इंडिया में बारिश कराती है। ये है जो ये अरेबियन सी ब्रांच है, ये पहले आपके मालाबार कोस्ट में इधर टकराती है और फिर ये ऊपर चढ़ती है, ठीक है। तो पहले वाली है जो, वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली 1। अगला देखिए, बीओडी दोनों बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों को मापती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बीओडी है जो, वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को माप सकती है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वालों को, ठीक है। लेकिन जो सीओडी है वो दोनों को मापती है ना। तो सीओडी यहाँ पर लिखा हुआ है, सीओडी है जो, वो बायोडिग्रेडेबल को मापती है। तो बायोडिग्रेडेबल को तो मापती है ही है, लेकिन साथ में नॉन बायो को भी मापती है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, गलत नहीं होगा ये वैसे जो इसकी फंक्शंस है, वो सीओडी के पास दोनों की कैपेसिटी है कि बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को माप सकती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए कि विभिन्न प्रकार की सतहों को एल्बेडो है जो, उनकी व्यवस्था करनी है। तो एल्बेडो, ठीक है, ये क्या है, देखिए, एक ही सरफेस है कोई किसी चीज की, है ना, उस पर जो भी रेज आई, रेडिएशंस आएंगी, वो कितने % इसकी मतलब
रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है, ये एल्बिडो होता है बेसिकली, ठीक है। रिफ्लेक्शन कितना सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे उसके बाद किस में होगा, उसके बाद किस में होगा, ये आपको अरेंज करना है इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करेंगे तो होता क्या है एल्बिडो, परसेंटेज ऑफ रेडिएशन बीइंग रिफ्लेक्टेड, रेडिएशन, ठीक है, बीइंग रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लगाएंगे तो ये आंसर जो आता है पेपर में वो ये है, ठीक है। बर्फ की चादर मैक्सिमम किसका होता है, यही पूछते हैं वो, तो आंसर है इसका बर्फ की चादर। लेकिन अगर अरेंज करवाने को आ जाए तो इसी फॉर्म में आपको अरेंज करना है, बर्फ की चादर, फिर रेत, फिर घास और फिर सूखे मैदान, ठीक है। सब लाइन से ही अरेंज्ड है, आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है जो सही ढंग से मेल खाती है, देखिए कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज 3 दिए हैं और उनके 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अब सारी जो बाउंड्रीज हैं उनका एग्जाम्पल है लाल सागर दरार यानी कि रेड सी रिफ्ट, ये सही स्टेटमेंट है। अभिसारी का हिमालयस और ट्रांसफॉर्म का सैन एंड्रियास, ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें भारतीय नियंत्रण बोर्ड को निम्नलिखित में से किसके संचालन की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दिया गया था, नागरिक, सिविल, सैन्य और राजस्व, ठीक है। तो ये जो तीनों थे, इन तीनों का एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो अधिकार था, जो ऑपरेट करने का या सुपरवाइज करने का अधिकार था, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के पास आ गया था, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। तो आंसर इसका डी हो जाए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फेडरल फीचर्स पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, संघीय सरकार की विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो फेडरल फीचर्स की अगर बात करें तो देखिए बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय विधानमंडल है जो ये फेडरल फीचर है, और दूसरा कठोर संविधान है जो, ये दोनों ही फेडरल फीचर है, ठीक है। और आपका जो यूनिटरी है उसमें क्या होता है, दोनों हो सकते हैं, बाइकैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है इसमें, ठीक है, यूनिटरी फीचर में। और आपका जो ये लचीला है उसमें आप कह सकते हैं कि यूनिटरी में आपका कठोर रिजिड भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला और तीसरा है जो ये प्योरली संघीय विशेषताएं हैं, और जो दूसरी हैं और चौथी हैं ये आपकी यूनिटरी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका 1 और 3 यानी सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद राज्य क्षेत्र में विधान कर सकता है। तो देखिए इस तरह की 5 कंडीशंस होती हैं जब क्या नाम है, पार्लियामेंट है जो वो लेजिस्लेट करती है स्टेट फील्ड में। क्या क्या है वो कंडीशंस, देखिए एक तो जब राज्यसभा आपके रेजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है। दूसरी आपकी नेशनल इमरजेंसी वाली कंडीशन हो। तीसरी आपकी स्टेट हैं जो वो रिक्वेस्ट करें, ठीक है, स्टेट के रिक्वेस्ट पर, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो वो अगर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और 5वीं ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल अगर लगा हुआ है तो, ठीक है। इन 5 कंडीशंस पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, वित्तीय आपातकाल नहीं हो सकता, राष्ट्रीय आपातकाल हो सकता है, और राष्ट्रपति शासन लगा हो वो भी हो सकता है। तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। तो देखिए ये तीनों ही हैं जो वो आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी, आंसर डी हो जाएगा इसका। राज्य और केंद्र के बीच सहयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए राष्ट्रपति किसी भी अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत को स्थगित करने के लिए अधिनिर्णयन प्रदान कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पार्लियामेंट होगा यानी संसद होगा, ठीक है। अगला देखिए, संसद केंद्र और राज्य के बीच समान हित के विषय की जांच और चर्चा के लिए एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ संसद नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट होगा, ठीक। तो दोनों ही गलत, आंसर डी। अगला देखिए, खुले बाजार के संचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल है,
मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सही स्टेटमेंट है। और आपका जो ओएमओज होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, वो मौद्रिक नीति का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ये भी सही है स्टेटमेंट, ठीक है, सी आंसर। अगला देखिए, रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को पैसा उधार देता है। गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। होता क्या है कि आरबीआई पैसे देता है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक, ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए, रेपो दर का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये वाला सही है स्टेटमेंट। इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए रेपो रेट का यूज किया जाता है क्योंकि ये एक मॉनेटरी आपका टूल है, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला देखिए, जब सेंट्रल बैंक मौद्रिक प्रणाली में तरलता को संक्रमित करना चाहता है तो यह खुले बाजार में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको बेच सकता है, ठीक है, तो बेचता नहीं है, उनको क्या करता है, बाई कर लेता है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है ये, उनको खरीद लेता है, ठीक है। तो जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है और लिक्विड कैश है जो वो मार्केट में इन्फ्यूज कर देता है तो यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ जाती है मार्केट में, ठीक है। अगला देखिए, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अगला, द आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचता है, ठीक है, आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, कागज के टुकड़े जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज हैं वो पड़े हुए हैं, उनको बेचता है, तो यह तरलता पर अंकुश लगाता है। तो क्या होता है कि तरलता पर अंकुश लग जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ ये बेचेगा तो जो खरीदने वाला है उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई, लेकिन जो पैसा है वो यहाँ आ गया, तो जो मार्केट में पैसा था वो बैंक के पास पहुंच गया, ठीक है, तो इस जगह पे लिक्विडिटी की कमी हो गई, ठीक है, आंसर ये वाला सही है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, सीआरआर से संबंधित क्वेश्चन है। सीआरआर में आप बढ़ोतरी करते हैं तो बैंक द्वारा प्रदान किए गए जो ऋण है ना, लोन्स जो है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो जो है वो बढ़ जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, जब सीआरआर कम हो जाता है तो इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो ये भी सही है, ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है फिर जब सीआरआर को घटा दिया जाता है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, बैंकिंग सेक्टर निम्नलिखित में से किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है, सर्विस और टर्शरी ये एक ही बात होती है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायरस में राइबोसोम नहीं होने की वजह से क्या होता है, प्रोटीन नहीं बना पाता, सही स्टेटमेंट है, और वो अपने होस्ट पर निर्भर करता है, ये भी सही स्टेटमेंट है, आंसर सी। वायरस निम्नलिखित में से किसके माध्यम से फैल सकता है, स्पर्श से बिल्कुल फैल सकता है, लार के आदान प्रदान से बिल्कुल फैल सकता है, खांसने छींकने से भी फैल सकता है, दूषित भोजन और पानी से भी फैल सकता है, ठीक है, आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाष्पीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जहां ठोस को तरल अवस्था में जाए बिना गैस में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है, वहां पे लिखा है वेपराइजेशन, तो ये हो गया गलत, यहाँ पर सब्लिमेशन होगा यानी कि ऊर्ध्वपातक, ठीक है। अगला देखिए, मानक वायुमंडलीय दबाव पर, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें कुछ लिक्विड्स, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जैसे कि आयोडीन, जो कि डायरेक्टली सब मतलब ऊर्ध्वपात हो जाता है, जिनका सब्लाइम हो जाते हैं जो, तो ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली टू, बी आंसर, ठीक है, पहला वाला गलत था क्योंकि यहाँ सब्लिमेशन होगा, ठीक, सब्लिमेशन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हैं जो मेटलॉइड्स हैं, उपधातु हैं, बोरोन, सिलिकॉन, सोना और फ्लोरीन। तो उपधातुओं की अगर बात करें तो आपका ये जो बोरोन और सिलिकॉन है ये दोनों ही उपधातु हैं, और ये आपका मेटल हो गया, ये आपका नॉन मेटल हो गया, ठीक है, तो आंसर 1 और 2 ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है, डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अलग अलग क्वाथनांक वाले दो तरल पदार्थों को अलग किया जा सकता है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ या तरल मिश्रण के घटकों को एक निश्चित तापमान तक गर्म करके उसके परिणाम स्वरूप वाष्पों को संघनित करके अलग किया जाता है, ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखिए, जयदीप भटनागर, इन्होंने
पीआईबी के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाल लिया इन्होंने, सही स्टेटमेंट है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में। ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आंसर इसका ओनली 1, ए आंसर। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत हुई है? ऋषिकेश, प्रयागराज, नासिक या उज्जैन? तो ये हुई है आपके ऋषिकेश में। ठीक है, आंसर ए। अगला देखिए, नाइजीरिया कोवैक्स के टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया, गलत स्टेटमेंट। और दूसरा देखिए, नाइजीरिया 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से है जो कोवैक्स के माध्यम से मुफ्त में टीके प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये दोनों ही नाइजीरिया के लिए नहीं, घाना के लिए कहे गए हैं। ठीक है, घाना। ठीक, अब ये दोनों सही हो गए। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही गलत है। और आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से कि ये जो कोवैक्स बन रहा है जो भारत में, तो भारत में कौन सी एजेंसी है, जो कौन सा इंस्टीट्यूट है बेसिकली जो इसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, और इसको आप कमेंट्स में बताइए। अगला देखिए, भारत किस देश को रक्षा में मतलब डिफेंस में प्रायोरिटी 1 भागीदार बताता है? श्रीलंका को, भूटान, म्यांमार या नेपाल को? तो प्रायोरिटी 1 पार्टनर भारत बोलता है श्रीलंका के लिए। ठीक है, अगला देखिए, आर्कटिका M नाम की जो सैटेलाइट है वो किस देश ने लॉन्च की है? जो करती क्या है? आर्कटिक निगरानी के लिए है वो। ठीक है, तो रशिया है, यूएस है, चाइना है, यूके है, तो वो है आपकी रशिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का जो विषय है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, सही स्टेटमेंट है। और इसकी टैगलाइन क्या है? बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर सी। अगला देखिए, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ठीक है, ये किसने लिखी है? अनिंद दत्ता ने, लिएंडर पेस, महेश भूपति या सानिया मिर्जा? तो आंसर है इसका ए, अनिंद दत्त ने। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शून्य भेदभाव दिवस मतलब जीरो टॉलरेंस डे 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? एंड इनइक्वालिटीज, सही स्टेटमेंट है। और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है, सी आंसर। अगला देखिए, सरस आजीविका मेला है जो वो किस जगह पे लगा? आपका नोएडा हाट में, दिल्ली में, मेरठ में या ग्वालियर में? तो वो लगा नोएडा हाट, ए आंसर। ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता है? चैडविक बॉसमैन ने, क्यो झाओ ने, आंद्रा दे ने या रॉसमंड पाइक ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर है चैडविक बॉसमैन ने। ठीक है, आंसर ए। और अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने आंसर्स को चेक करके हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए आपका क्या स्कोर रहा इस टेस्ट में। और जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।